हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हाउ टू चूज़ बेस्ट म्यूचुअल फंड। सो बेसिकली अगर हम म्यूचुअल फंड के सिलेक्शन के रिगार्डिंग बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान देने चाहिए। उनमें से अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो होता है इन्वेस्टमेंट गोल, आप किस पर्टिकुलर हिसाब से जो है आप बेसिकली इन्वेस्ट करने जा रहे हो, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। क्योंकि बिना उसके आपको आप बेसिकली रिटायरमेंट गोल प्लान कर रहे हो या बच्चों के एजुकेशन के लिए आप फंड इकट्ठा करना चाहते हो या फिर आप एक ट्रिप के हिसाब से अपने फंड को एलोकेट करना चाहते हो, तो ये ट्रिप वगैरह तो शॉर्ट टर्म बेसिकली गोल के हिसाब से आ जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म फंड में जो आप पैसे बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं वो आप उस तरह के एसेट क्लास में पैसे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपका एक तरह से रिस्क जो है वो मिनिमम साइड में हो। अदरवाइज मालूम चला कि आपने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगाए थे और उस समय मार्केट जो है वो निगेटिव टेरिटरी में जाने लगा और वहाँ पे आप जो है वो ट्रैप होके रह गया, आपका जो फंड जो है वो ट्रैप हो गया। तो वैसे सिचुएशन में आपके लिए वो निगेटिव ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। सिमिलरली आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, ये सेकंड फैक्टर हो जाता है कि कोई भी अगर आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, स्पेशली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसा हो, तो रिस्क आप अपना रिस्क टॉलरेंस भी देखिए कि आप किस तरह के रिस्क को झेल सकते हैं। अगर मार्केट नेगेटिव होता है, आपका पोर्टफोलियो रेड में जाता है, बहुत ज़्यादा रेड होता है, तो भी अगर आप उसको झेल सकते हैं देख के, तो फिर आप जो है ज़्यादा रिस्की एसेट्स में जा सकते हैं। आपके अगर आप मार्केट में उस तरह के फंड लेके आए हुए हैं जो आप लूज़ नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको डिफेंसिव पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। उस केस में आपको डेट वगैरह पार्ट में जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो है मार्केट में जो है पैसा जो है सुरक्षित रहे। तो ये एक सेकंड पार्ट हो जाता है कि आप रिस्क टॉलरेंस देखें। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो हो जाता है वो ये है कि आप जो भी सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसको वेल डाइवर्सिफाइड बना के रखें। तो वेल डाइवर्सिफाइड बना के रखना भी एक अच्छा मतलब सजेशन है। वैसे तो म्यूचुअल फंड पहले से ही वेल डाइवर्सिफाइड होता है। म्यूचुअल फंड जो है, अगर आप देखें किसी भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को उठा के अगर आप देखें, उसके कंपोनेंट्स को देखें, तो आपको वहाँ देख सकते हैं कि एक म्यूचुअल फंड में बहुत सारे स्टॉक्स का वो कलेक्शन होता है, बास्केट होता है। तो वैसे केस में अगर आप देखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी वेल डाइवर्सिफाइड होता है। अब यहाँ पे ये जो म्यूचुअल फंड का जो बास्केट क्रिएट हुआ है वो वहाँ पे स्टॉक्स किस तरह के ऑप्ट किए गए हैं, किस थीम के हिसाब से ऑप्ट किए गए हैं, ये पूरा डिसाइड होता है फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे। तो फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, ये भी आप जो है उनके हिस्टोरिकल एक तरह से ट्रैक रिकॉर्ड को उनके फंड के परफॉर्मेंस के बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं। अगर बेसिकली अगर फंड का परफॉर्मेंस बहुत लंबे समय तक अगर बेहतर रहा है, यानी फंड मैनेजर का जो भी स्टाइल है वो एक लंबे समय तक के लिए मार्केट स्टाइल जो है वो मार्केट को सूट करते हुए है और वो अच्छा रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को बना के देने में सक्षम है, आप ये मान सकते हैं। इसके अलावा ये जो अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है वो ये कि आप देख लें कि वहाँ पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक्सपेंस रेशियो भी, हालांकि बहुत बार हम लोग इन चीज़ को बहुत हद तक इग्नोर कर देते हैं, एक्सपेंस रेशियो और बेसिकली यहाँ पे एग्जिट रेट जो है वो क्या है। तो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता है, अगर आप देखेंगे हर एक म्यूचुअल फंड में कुछ एक्सपेंस रेशियो में भी 0.05% या फिर 0.3%, इवन 0.97%, 1% टाइप भी आपको देखने को मिल जाता है। ये जो परसेंटेज है ये बेसिकली एनुअल एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से है, जो कि म्यूचुअल फंड आपके फंड को मैनेज करने के हिसाब से चार्ज करते हैं। और ये जो पैसा है ये बेसिकली म्यूचुअल फंड को सैलरीज वगैरह, एडवर्टीजमेंट और बाकी सारे कॉस्टिंग में ये जाता है, ऑफिसेज रन करने के अकॉर्डिंग बेसिकली ये जाता है। तो ये सारा सिनारियो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो इसको आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा अगर हम लोग चलें तो दूसरा जो एग्जिट रेट है, तो एग्जिट रेट भी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करने के लिए होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग को डिस्करेज करने के लिए होता है कि एक सर्टेन ड्यूरेशन तक का, एक तरह से मान के चले कि अगर आप उससे पहले फंड विड्रॉ करेंगे तो एक तरह से आपको पेनल्टी टाइप से कुछ चार्जेस जो हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। एग्जिट रेट इस हिसाब से होता है। तो ये इन सब चीज़ों को समझ के हम एक पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से देखते हैं। अब बेसिकली
हम किस तरह के पोर्टफोलियो रख सकते हैं, या नॉर्मली आज के डेट में भी अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस किस तरह से हुआ है, ये इस ट्रैक रिकॉर्ड को अगर हम लोग एनालाइज करें तो फिर हम अपने जो मोटिव है कि हम लोग म्यूचुअल फंड सिलेक्शन किस तरह से करें, उसको उस गोल को हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जैसे होता है कि बहुत सारे सिस्टम में अगर आप देखेंगे आजकल म्यूचुअल फंड जो है बहुत सारा पहले से ही अगर आप देखेंगे तो क्लासिफाई करके हमें देखने को मिल जाता है कि लार्ज कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया और स्मॉल कैप फंड हो गया। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप फंड जो होते हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल कंपनीज होते हैं, बड़े मार्केट कैप की कंपनीज होती हैं। उनका जो है मार्केट में आप समझें कि प्रेजेंस ज़्यादा होता है और उनके स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से उन अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे रिस्क फैक्टर कम होता है तो स्टेबिलिटी बेसिकली रिटर्न जो है प्रोपोर्शनेटली कम हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर हम लार्ज कैप फंड के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो कुछ म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखने की कोशिश करें तो हम लोग देख सकते हैं कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जो है वो अगर हम इसके 10 साल टाइम पीरियड को देखें, 10 साल के टाइम पीरियड को देखें तो इसका एनुअल CAGR जो है वो 14.87% हमें देखने को मिलता है। सिमिलरली कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड जो है ये भी एक लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में आता है। अगर इसको हम लोग देखें तो इसमें भी अगर आप नोटिस करेंगे तो 14.87% का CAGR इसने भी जनरेट करके दिया है। सिमिलरली ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को अगर हम लोग देखें, ये भी लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में आता है। 14.8% का एनुअल CAGR पिछले 10 साल में इन्होंने दिया है। अगर हम यही ड्यूरेशन इन 3 म्यूचुअल फंड के लिए 5 साल के टाइम होरिजन के हिसाब से देखें तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जो है ये पिछले 5 साल में 30.07% का CAGR बना के दिया है। ऐसे ही सिमिलरली ICICI प्रूडेंशियल का अगर हम लोग नोटिस करें तो ICICI प्रूडेंशियल जो है उसमें भी अगर हम लोग नोटिस करें तो 26.84% का CAGR हमें देखने को मिलता है। और यही अगर हम लोग बेसिकली HDFC लार्ज कैप फंड को अगर हम लोग देखें तो 26.4% जो है पिछले 5 साल का में एनुअल CAGR हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ फंड के परफॉर्मेंस है। और हिस्टोरिकली अगर हम लोग देखें तो पिछले 10 साल में भी अगर हम लोग देखते हैं एनुअल CAGR के हिसाब से तो इन जनरल डबल डिजिट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 14%, 13 to 14% बहुत सारे लार्ज कैप फंड जो हैं वो हमें परफॉर्मेंस देते हुए दिख रहे हैं एनुअल CAGR के हिसाब से। तो अगर आप देखेंगे तो ये बैंक के रिटर्न से तो काफ़ी बेहतर रिटर्न माना जाएगा। और इस हिसाब से जो है लार्ज कैप फंड जो भी लोग ऑप्ट करते हैं या ऑप्ट करना चाहते हैं तो ये एक हिस्टोरिकल डेटा या हिस्टोरिकल रिटर्न को ध्यान में रख के अपना डिसीजन वो बना सकते हैं। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ये लार्ज कैप फंड का परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है ये हम लोग कुछ फंड्स को लेके ज़रूर किए हुए हैं। तो यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हम लोग प्योरली एनालिसिस कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड किस तरह से परफॉर्म करते हैं। स्पेशली फिलहाल हमने लार्ज कैप फंड को पिक किया था। अभी हम लोग मिड कैप फंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिड कैप फंड में अगर हम लोग नोटिस करें तो पिछले 10 साल के एवरेज एनुअल CAGR के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो एडलवाइज मिड कैप फंड जो है इसने पिछले 10 साल में 19% से ज़्यादा का एनुअल CAGR बना के दिया है पिछले 10 साल में एडलवाइज मिड कैप। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड जो है इसने 10 साल पिछले 10 साल में 18.99% यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 19% का इसने भी CAGR बना के दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की अगर हम लोग बात करें तो इसने भी 18.9% का एनुअल CAGR पिछले 10 साल में बना के दिया है। और अगर इसी ड्यूरेशन में पिछले 5 साल का टाइम होराइजन लेके अगर हम लोग कंपेयर करें एनुअल CAGR के अकॉर्डिंग तो एडलवाइज मिड कैप ने 36.43% का एनुअल CAGR बना के दिया है। इट्स ह्यूज। अगर कोई भी फंड 36% का रिटर्न बना के देता है इसका मतलब 2 साल में आपका कैपिटल जो है वो डबल हो रहा है। तो ये बहुत ही बेहतर रिटर्न माना जाएगा। सिमिलरली इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड की बात हम लोग करें तो ये 33.46% का एनुअल CAGR बना के इन्होंने दिया है। सिमिलरली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात पिछले 5 साल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो 33.46% पिछले 5 साल में एनुअल CAGR इन्होंने बना के दिया है।
सो 10 साल में ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो एनुअल CAGR 18% प्लस का हमें देखने को मिल रहा है, लगभग 19% के आसपास में। और पिछले 5 साल का एनुअल CAGR अगर हम लोग देखें तो मोर देन 30% हमें देखने को मिल रहा है। सो इट्स एक्चुअली वेरी गुड रिटर्न। तो ये मिड कैप फंड के परफॉर्मेंस के हिसाब से हमने कुछ फंड्स देखे हैं। अगेन ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हम लोग हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देख रहे हैं सो दैट कि हमारा माइंडसेट जो है वो क्लियर रहे कि बेसिकली हम लोग एक तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक तो आप ये समझ लें कि एक बार इन्वेस्ट करने के बाद में आपका कोई भी कंट्रोल म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट में नहीं रह जाता है। अब वो फंड मैनेज जो है वो फंड मैनेजर करता है। तो अगर आप उसके हिस्टोरिकल रिटर्न को देखते हैं तो एक मैनेजर, फंड मैनेजर के स्किल या प्रोफिशिएंसी के बारे में एक आइडिया लेने में हमें मिल जाता है। सॉरी। अब हम लोग एक बार स्मॉल कैप फंड के रिटर्न के बारे में एनालिसिस करते हैं। सो स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो स्मॉल कैप में भी अगर हम कुछ स्पेसिफिक फंड्स को लेके एग्जांपल्स कोट करें तो आप देख सकते हैं कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है पिछले 10 साल में अगर आप इसका एनुअल CAGR देखें तो एनुअल CAGR इसका आपको देखने को मिलेगा अराउंड मोर देन 20% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है, 22.27%। सिमिलरली क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो पिछले 10 साल में एनुअल CAGR 20.29% का देखने को मिलता है। SBI स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये पिछले 10 साल में इसका एनुअल CAGR 19.9% का हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 5 साल में अगर हम लोग बात करें इन्हीं फंड्स के रिटर्न के बारे में तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है पिछले 5 साल में 42% प्लस का एनुअल CAGR बना के दिया है। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो पिछले 5 साल में 51.56% का एनुअल CAGR इन्होंने बना के दिया है। इट्स ए ह्यूज रिटर्न। अगर SBI स्मॉल कैप की बात करें तो पिछले 5 साल में 32% से ज़्यादा का एनुअल CAGR बना के इन्होंने दिया है। सो ये हमने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इन फंड का एनालिसिस किया है, हिस्टोरिकल रिटर्न्स को हमने कंपेयर किया है और उसको हम लोग देख के फ़िलहाल ये सारा कुछ एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। सो आप ये सारे फंड्स जो हैं एक बार देख सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं। अगेन कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, जस्ट प्योरली एजुकेशन के पर्पज़ से हमने ये सारा डिस्कशन किया है। और आप यहाँ से एक आइडिया ज़रूर ले सकते हैं कि अगर आप थोड़े सेफर साइड में चलना चाहते हैं तो लार्ज कैप फंड को ऑप्ट करें। वहाँ पे 14% से ज़्यादा का एनुअल CAGR वेरी लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। इवन पिछले 5 साल में तो काफ़ी अच्छे रिटर्न वहाँ भी देखने को मिले हैं। 13-14% का वेरी लॉन्ग टर्म में 10 साल के टाइम होराइजन से अगर देखें तो आपको एनुअल CAGR उसके आसपास में देखने को मिल जाएगा। मिड कैप के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो 18-19% का जो है आपको पिछले 10 साल में एनुअल एवरेज रिटर्न आपको यानी वेरी लॉन्ग टर्म में 18-19% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर स्मॉल कैप की बात करें तो 20% से ज़्यादा आपको एनुअल CAGR देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारा जो है हिस्टोरिकल रिटर्न है। अगेन म्यूचुअल फंड में कोई हिस्टोरिकल रिटर्न जो है वो फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होता है। और म्यूचुअल फंड जो है वो एक रिस्की बेट तो ज़रूर है क्योंकि ये डायरेक्टली मार्केट से लिंक्ड होते हैं। तो मार्केट के परफॉर्मेंस से डायरेक्टली लिंक्ड ये एसेट क्लास है। तो एनीवेज आप अपने रिस्क को बेहतर ढंग से एनालाइज करें और उसके बेसिस पे जो है आप इन फंड्स को एनालाइज कर सकते हैं और अपने स्टडी के बेसिस पे और अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पे जो है आप अपने रिस्पेक्टिव जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो म्यूचुअल फंड आपका बेस्ट किस तरह से हो तो ये कुछ हमने यहाँ पे एग्जांपल्स एनालाइज किए हैं, उनके रिटर्न्स को एनालाइज किए हैं। आप अपने एनालिसिस के बेसिस पे जो है अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है स्टार्ट करें। सो अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ज़रूरी जानकारी के मिस ना हो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जो है बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।